हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम चैप्टर 8 और चैप्टर 9 और चैप्टर 10 जो भी हमारे फिजिक्स के टॉपिक है उस चैप्टर में वो हम कंप्लीट करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक के हैं। उसमें हम सारे एक्सरसाइज से क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, डेरिवेशन पार्ट है, कैसे स्टडी टाइप के क्वेश्चन है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो फुल एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। बदले में बस आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और भी लोगों को बताना है, और भी बच्चों को शेयर करना है, ताकि वो भी इस चीज का लाभ ले पाए। चलिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है हम देखते हैं। तो न्यूटन ने भैया 3 लॉ दिए थे। कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने यह बोला था कि एक्चुअल में तो ये कॉन्सेप्ट लाया था गैलीलियो गैलीली। कौन लाया था? गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने यह बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। ये किसने बोला था? गैलीलियो गैलीली ने बोला था। बट अगर हम वहां पर फ्रिक्शन जीरो कर देते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम आइस स्लैब पर डाल देते हैं, तो ऑब्जेक्ट बिना रुके चलते रहेगा। उस पर हम कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, फिर भी ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में तो मूविंग कंडीशन में ही रहेगा। या फिर उसने बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा। एक टॉय वाला एग्जांपल उसने बताया था कि एक बच्चा किसी कार को ड्रैग करके हुए ले जाता है। कोई भी एक बच्चा है, ये किसी कार को ड्रैग करते हुए आगे ले जाता है। ये बच्चा किसी भी कार को ड्रैग करते हुए आगे ले जाएगा। तब इसने ये बोला कि मुझे रस्सी बांधना पड़ रहा है कार को आगे ले जाने के लिए, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ रही है। मुझे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ रही है। किसकी जरूरत पड़ रही है? एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन कंडीशन में लेके आना है तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। बट एक चीज उसने और ये बताया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ 2 मिनट का है बेटा, खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को सपोज किया कि किसी भी एक स्मॉल मार्बल को, ये मार्बल है, इसको अगर हम नीचे फेंकते हैं, ये स्लोप है, किसी एंगल थीटा पे, ये बेस है, ये स्लोप है। अब ये मार्बल क्या होगा? हाई वेलोसिटी से कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये किसने बोला भैया? एक हाई वेलोसिटी से नीचे आ जाएगा। ये एक एग्जांपल करके देखा वहां पर। ये ऐसा क्यों करने करा, ऐसा आपको आगे पता चलेगा। इसकी डेफिनेशन बना देंगे हम। और स्लो मोशन की डेफिनेशन कहाँ से आई वो आपको मैं बता रहा हूँ। डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा, ध्यान समझना, एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। जैसे ही ये बॉल को नीचे हाई वेलोसिटी से फेंका, मतलब आपने सिर्फ यहाँ से ड्रॉप कर दिया, तो बॉल कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। और अगर आपको बॉल को ऊपर ले जाना है, ऊपर की तरफ, तो आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना पड़ेगा। मतलब वहां पर वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। वेलोसिटी मतलब स्पीड। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? स्पीड। किस स्पीड से ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे जा रहा है। स्पीड मतलब क्या होता है? भैया स्पीड तो मतलब गति होती है। बाकी वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इसका अगर डेफिनेशन दे तो ये स्पीड विद डायरेक्शन। क्या होता है? स्पीड विद डायरेक्शन। अगर आपको बेटा मेरे ये प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखे होंगे 9th क्लास के, तो आपको ये चीजों में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको ब्रीफली बता देता हूँ। डिटेल्स में देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाकर क्लास 9 के मोशन चैप्टर को देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए, तो फिर उसने क्या देखा? फिर उसने ये बोला कि भैया सपोज किया हमने डबल इंक्लाइन लिया। हमने डबल इंक्लाइन मतलब क्या? यहां से आपने मार्बल को छोड़ दिया, मार्बल कहां चले जाएगा? मान लो यहां तक आ जाएगा। मार्बल कहां तक आ गया? यहां तक आ गया। बात को समझना, सिर्फ 1 मिनट का खत्म हो गया, ध्यान से देखना इधर। फिर क्या करा उसने? ये क्या है? अपना बेस है। ये क्या? अपना बेस है। फिर उसने क्या किया बेटा?
उसने ये किया कि, ध्यान समझना, उसने क्या किया, उसने ये किया, अब इसने स्लोप को कम कर दिया। पहले देखो इतना स्लोप था थीटा, अब स्लोप देखो थीटा था इतना, अब स्लोप को कम कर दिया, देखिए इतना कर दिया, इतना थीटा कर दिया। मतलब अब आपकी बॉल यहां से आएगी और कहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी। आपकी बॉल आएगी यहां से और कहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी। फिर उसने क्या किया, ध्यान समझना, बहुत खत्म ही हो गया अब ये, ध्यान समझना, खत्म हो गया, देखना ध्यान से। फिर उसने स्लोप कम कर दिया, इतना कर दिया, दिख रहा होगा आपको। अब आपकी बॉल यहां से वापस आएगी, कहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी। अब उसने क्या किया है, उसने लास्ट में स्लोप को जीरो कर दिया, मतलब थीटा को जीरो कर दिया। मतलब यहां पर जो एंगल बन रहा था वो बनेगा ही नहीं। ये जो लाइन थी जो सीधी कर रही थी वो कहां, किसके ऊपर आ गई, ग्राउंड पर ही आ गई। मतलब एंगल कितना हो गया, जीरो। अब अगर आप बॉल को ड्रॉ करोगे, यहां से ड्रॉप किया, तो अगर यहां से आप बॉल को ड्रॉप करोगे या फिर किसी भी मार्बल को ड्रॉप करोगे जो कि चिकना है, उसको अगर ड्रॉप करोगे तो आपकी बॉल यहाँ पर जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। ये आपकी जो बॉल है या मार्बल है, ये आपकी यहाँ पर जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, जब तक कि वहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाए कि उस ऑब्जेक्ट को रोक सके। तो उसने ये बोला, गैलीलियो गैलीली ने ये बताया हमको कि अगर हम किसी भी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो हम यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। अगर स्लोप जीरो है, मतलब वहां पर फ्रिक्शन क्या है, जीरो, वहां पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन वहां पर नहीं है। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो वो विदाउट, अगर वहां पर फ्रिक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट आपका कंटिन्यूअस चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, मूविंग कंडीशन में ही रहेगा। और यहीं से बेटा क्या निकल के आइए, डेफिनेशन निकल के आइए कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, जैसे ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट देखिए मोशन में था, तो अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहां पर मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, व्हेनेवर, आप लोग लिख लीजिएगा, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन, रेस्ट कंडीशन, इट विल रिमेन एट रेस्ट कंडीशन। and whenever the object is in moving condition, is in moving condition, या कह सकते हैं हम मोशन में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, तो कोई रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर ही रहेगा, और whenever object is in moving condition then it will remain at motion condition until and unless, कब तक रहेगा, until and unless we cannot apply force on it। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगा दें। सपोज किया, एग्जांपल क्या होगा इसका, बेस्ट एग्जांपल, अ बुक ऑन अ टेबल। ये बुक है, कोई भी बुक अगर टेबल पर रखी हुई है, अगर कोई भी बुक क्या है, ये बुक है आपके टेबल पर रखी है, तो टेबल पे ही रखी रहेगी, रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी। ये अपन ने अभी मार्बल वाला एग्जांपल देखा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगे, हम या तो इसको रोक नहीं देते तो फिर ये रुक जाएगा, मोशन से तो फिर रेस्ट पर आ जाएगा। या फिर अगर हम बात करें कि यार बुक ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही है, पर अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगे बुक को उठाएंगे, फिर अब ये रेस्ट पर नहीं रहेगी। तो बात समझ में है कि नहीं। तो सिंपल सा फर्स्ट लॉ था, कोई पूछे तो ये बता देना कि न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। पर जो पहला लॉ था उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि किसने दिया था, गैलीलियो गैलीली ने दिया था। तो न्यूटन ने क्या किया था, गैलीलियो गैलीली की बात उठा के फर्स्ट लॉ पर रख दी। मतलब जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है एक्चुअल में किसका लॉ है, गैलीलियो गैलीली का है। फिर न्यूटन ने सेकेंड लॉ दिया और थर्ड लॉ दिया, ये उन्होंने खुद से दिया। मतलब आप लोग देखिए, इन्वेंशन कोई और करता था और फायदा कोई और उठा लेता था। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। तो यही है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इनर्शिया क्या होता है, अगर हम इनर्शिया की थोड़ी बात अगर हम करें तो बेसिकली बेटा इनर्शिया जो होता है वो मास होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट।
इसका मतलब क्या होगा बेटा, जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा होगा, कह सकते हैं हम। जैसे F इक्वल टू क्या होता है, ma। तो जिसका इनर्शिया ज्यादा है मतलब जिसका मास ज्यादा है उसका फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आई नहीं आई बात? जैसे सपोज किया कि एक ट्रक है और एजी सर है, ट्रक है और कौन है, एजी सर है, एजी सर है, ठीक है। सिर्फ 1 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा, ध्यान से रखना। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ और उसका जो डेरिवेशन है वो भी हम करेंगे। फिर अगले वीडियो में न्यूटन का थर्ड लॉ, और हो सकेगा देखा एग्जाम्पल देख लेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में जो 4 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में वो करेंगे। फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस ले पाऊँ या रिकॉर्ड कर पाऊँ या आपके लिए ला पाऊँ, क्योंकि हमको भी साधनों का जो है चीजें हमको भी इकट्ठी करनी पड़ती हैं और गर्मी पड़ी रही है हमारे यहाँ पर निमाड़ में। हम एक्चुअल में निमाड़ के रहने वाले हैं, थापना के रहने वाले हैं हम। तो थापना में आपको पता ही है कितनी गर्मी पड़ती है। हालांकि नर्मदा किनारे रहते हैं हम, कभी फेमस हो जाएंगे एक दिन तो जरूर आपको, आप लोग यही बोलोगे वो एजी सर है, थापना वाले सर है, सनावद वाले सर है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। तो सपोर्ट करें और कोशिश करते रहूँगा मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँ और आपके जो डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं क्लियर कर पाऊँ, इसी के लिए मैं आया हूँ। और मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आने के लिए एक मेरा जो मेन उद्देश्य था वो मेरा था कि बहुत सारे बच्चे भटके हुए हैं। मैं देखता हूँ, मैं 2-3 स्कूलों में पढ़ाता हूँ और इवन मैं सनावद बड़वा की सारी स्कूल में पढ़ा चुका हूँ, और नहीं तो कोचिंग में बच्चे सारे मेरे पास सारी स्कूलों के आते हैं। तो बच्चे भटके हुए हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर हम टॉप तो कर रहे हैं पर हम कुछ नहीं कर पा रहे फिर भी, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं कि उनको बनना क्या है। तो एक्चुअल में मेरा मेन जो उद्देश्य है वो डायरेक्शन देने का भी रहता है। जो बच्चा 9th क्लास में आता है ना, 9th 10th में जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है उसका माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि हाँ यार सर मुझे ये करना है, वो मैं मुझे अच्छे तरीके से आता है कैसे उस काम करना है। तो मेन मेरा उद्देश्य ये भी है, एक दिन उसके लिए भी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए कि किससे क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ठीक है ना। और किस पे काम ज्यादा करना चाहिए। अब लोग आईआईटी के पीछे ही पागल है, आईआईटी आईआईटी आईआईटी। अरे भैया आईआईटी से ज्यादा जो गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो कमा रहे हैं, पर बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चों को बचपन से यही दिमाग में घुसा देते हैं कि भैया आईआईटी करना है, नीट करना है, आईआईटी करना है। बच्चे ऐसे ही परेशान रहते हैं। तो अब आप एजी सर की नाव में बैठे हो, हम आपको डूबने नहीं देंगे, हम आपको इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचा के रहेंगे, ठीक है। बस बदले में आपको बस लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। चलिए, इनर्शिया मतलब क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, और इनर्शिया ज्यादा हो मतलब मास ज्यादा है, मास ज्यादा है मतलब फोर्स ज्यादा है। और एक और बात, अब बताओ ट्रक का ज्यादा इनर्शिया है कि एजी सर का ज्यादा इनर्शिया है, मतलब मेरा मास। तो ट्रक का ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा, क्योंकि इसका वेट ज्यादा होता है किससे, एजी सर से। या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप जो कि ट्रक के मास से कम है, तो ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा, एजी सर का इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया बेसिकली सीधे सीधे रिप्रेजेंट करता है मास को। किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसा लगा आपको सबको मेरा वीडियो? बहुत कम समय में आपके लिए ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अब इस कॉन्सेप्ट को खाली क्लियर रखें, यही कॉन्सेप्ट आपको 11th क्लास में भी काम में आएगा, थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर दिया गया वहां पर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपके तक पहुंचा पाऊं तो उसके लिए आप लोग शेयर जरूर करें। देखो आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता।